Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic different types of official letters. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्यली पत्र के कौन कौन से विभिन्न प्रकार होते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे कार्यली पत्र यानी कि ऑफिशियल लेटर्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने कार्यली पत्र के विभिन्न प्रकारों को प्रस्तुत किया है, जिसे मैंने 17 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है शासनादेश यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर लेटर्स। सेकेंड वन है कार्यालय आदेश यानी कि ऑफिस ऑर्डर लेटर्स। थर्ड वन परिपत्र यानी कि सर्कुलर लेटर्स। फोर्थ वन अनुस्मारक या स्मरण पत्र जिन्हें हम रिमाइंडर लेटर्स का नाम देते हैं। फिफ्थ वन अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र जिन्हें हम सेमी ऑफिशियल लेटर्स का नाम देते हैं। सिक्स्थ वन अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन। सेवेंथ वन कार्यालय ज्ञापन यानी कि ऑफिशियल मेमोरेंडम। एट्थ वन ज्ञापन मेमोरेंडम। नाइन्थ वन अशासनिक पत्र अनऑफिशियल लेटर्स। टेंथ पृष्ठांकन एंडोर्समेंट। देन संकल्प या प्रस्ताव रेजोल्यूशन। स्वीकृति या मंजूरी पत्र सैंक्शन लेटर। 13 प्रेस विज्ञप्ति प्रेस कम्युनिक ऑब्लिक प्रीव नोट। 14 सूचना यानी कि नोटिस। 15 पावती यानी कि एक्नॉलेजमेंट। 16 तार एंड 17 इज मित व्यय पत्र। तो इस तरह से हम ये 17 टाइप्स के कार्यली पत्रों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट वन, और सबसे पहले होते हैं यहाँ पर शासनादेश यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर लेटर। शासनादेश पत्रों को हम गवर्नमेंट ऑर्डर लेटर का नाम देते हैं। यह पत्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को सरकार के अधीन विभागों को भेजा जाता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर या किसी भी विषय पर जब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन ले लिया जाता है, कोई भी निर्णय ले लिया जाता है, तो फिर इस निर्णय को सरकार के द्वारा इसके अधीन विभागों को प्रेषित किया जाता है, और प्रेषित करने के लिए पत्राचार का प्रयोग किया जाता है। तो जब सरकार द्वारा अपने निर्णय को सरकार के अधीन विभागों को पत्राचार के माध्यम से भेजा जाता है, तो हम ऐसे पत्र को शासनादेश या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर लेटर का नाम देते हैं। इन पत्रों को लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी हैं वो बातें, जैसे कि सबसे पहले शासनादेश पत्र अधिकतर सरकार के सचिव विभागों को भेजते हैं, यानी कि ये सरकार के सचिव की जिम्मेदारी होती है कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय को शासनादेश के द्वारा अन्य विभागों को भेजा जाए। दूसरा है, जब ऐसे पत्र लिखे जाते हैं तो सामान्यतः पत्र को कुछ विशेष शब्दों से प्रारंभ किया जाता है, जैसे कि यह आदेश दिया जाता है कि, या फिर सूचित किया जाता है कि। तो ये कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनसे इस तरह के पत्रों को लिखा जाता है। कभी कभी पत्र की शुरुआत आदेश दिया जाता है कि से भी प्रारंभ किया जा सकता है। अच्छा, और क्या बात ध्यान रखनी है इसमें, जब आप इन पत्रों को लिखते हैं तो इस समय हम प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष का एक वचन यानी कि ये पत्र मैं से प्रारंभ होता है। ज़्यादातर यह पत्र जब लिखा जाता है तो किसी नीतिगत आदेश या किसी वित्तीय स्वीकृति के लिए कर्मचारियों को वेतन संबंधी नियमों के संबंध में सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए इन शासनादेश पत्रों को लिखा जाता है। तो यहाँ मैं एक प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ शासनादेश पत्र का। जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पर पत्र संख्या, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मंत्रालय लखनऊ, इसका नीचे दिनांक आ जाती है, फिर जिसने भेजा है उसका नाम आ जाएगा। प्रेषक है राजेश तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश सरकार जो शिक्षा विभाग से है। क्या लिखा उन्होंने, आदेश दिया जाता है कि नीचे दिए गए प्रपत्र और पत्रों में राजभाषा के रूप में केवल हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाए। यात्रा बिल, वेतन, सभी प्रकार के आवेदन पत्र, इन सभी के संबंध में किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में हिंदी भाषा ही प्रयोग की जाएगी। टिप्पणियों और आदेश के सभी प्रकार, हिंदी भाषा अधिक बोले जाने वाले राज्यों के साथ पत्रों का आचार विचार, ये उनके नाम हैं जिनको ये पत्र भेजे गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्नों में के उत्तर हिंदी में दें, और अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सभी पत्र पर हिंदी में हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये एक शासनादेश आया है, और इस शासनादेश को जो सरकार में सचिव हैं
उन सचिव के द्वारा इसको सरकार के अधीन विभागों को प्रेषित किया जा रहा है। तो ये एक तरीके का शासनादेश पत्र कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले पत्र की। दूसरा होता है इसके अंदर कार्यालय आदेश, यानी कि ऑफिस ऑर्डर लेटर। कार्यालय आदेश को अंग्रेजी में ऑफिस ऑर्डर का नाम देते हैं। इस प्रकार के पत्रों का पत्राचार किसी भी विभाग और कार्यालय के कर्मचारियों तथा मंत्रालय में कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, उनके स्थानांतरण तथा अवकाश प्राप्त करने की स्वीकृति और अस्वीकृति से संबंधित विषयों में आंतरिक रूप से प्रशासन संबंधी सभी आदेशों और सूचना का प्रसार आता है। यानी कि जब हम इस प्रकार के पत्रों के माध्यम से पत्राचार स्थापित करते हैं तो इनका पर्पज़ क्या होता है? किसी भी विभाग या कार्यालय में कोई भी कर्मचारी है या मंत्रालय में कर्मचारी है, उसकी नियुक्ति करनी है, उसकी पदोन्नति करनी है, उसका स्थानांतरण करना है या अवकाश के संबंधित उसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, तो इससे संबंधित जितने भी विषय होते हैं या फिर आदेश और सूचना का प्रसार करने संबंधी जितने भी आदेश होते हैं, उनके पत्राचार के संबंध में कार्यालय आदेश पत्र को लिखा जाता है। जब एक कार्यालय आदेश पत्र लिखा जाता है तो हमें उसके लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला पॉइंट आता है इसके अंदर, पत्र में ऊपर बाएं और अन्य सामान्य पत्र की तरह प्रेषक का और पत्र प्राप्त करने वाले का नाम और पता तथा संबोधन उपयोग में नहीं लाया जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो उसमें ऊपर बाईं तरफ आप प्रेषक का और प्राप्त करने वाले का नाम और पता और संबोधन उपयोग करते हो, लेकिन यहाँ आपको उसका उपयोग नहीं करना है। सम्मान सूचक शब्द जैसे भवदीय, आपका प्रिय, इनको हम इन पत्रों में लागू नहीं करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है इसमें, पत्र के अंत में दाईं तरफ जो पत्र को भेज रहा है उसके हस्ताक्षर और पद का नाम होना जरूरी होता है। और अंत में जो पत्र प्राप्त करने वाले विभाग है, ये जो कर्मचारी हैं, उनका नाम भी अंकित करना जरूरी होता है। इस पत्र को लिखते समय अन्य प्रोस प्रयोग करते हैं। अन्य प्रोस का प्रयोग किया जाता है इस पत्र में, और बाकी नियम जो भी हैं वो अन्य पत्रों वाले ही लागू होते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको इस पत्र को लिखना होता है। इसका एक प्रारूप मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, पत्र संख्या दे रखी है, राजस्थान सरकार शिक्षा मंत्रालय जयपुर के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। दिनांक मैंने दाईं तरफ लिखी है, यहाँ पर 30/6/2021 का है। क्या है इसमें, शिक्षा विभाग के कुछ अधोलिखित महानुभव को दिनांक 7/9/2021 से 25,000 की वेतन श्रृंखला के साथ अनुभाग के अधिकारियों के रूप में प्रोन्नति प्रदान की जाती है। श्री राकेश मीणा पुत्र हरीश मीणा, श्री भरत शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा, श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री सूरज प्रसाद, जिनके नाम हैं, जिनकी जो सैलरी है वो बढ़ा दी गई है और उनकी पदोन्नति कर दी गई है, इसके संबंध में ये पत्र लिखा गया है। नीचे हस्ताक्षर सचिव, उनके साइन होंगे, सचिव की तरफ से ये पत्र लिखा गया है तो उनके साइन हो जाएंगे ऊपर। और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषण के संबंध में सूचना, यानी किन किन को ये लेटर की एक कॉपी भेजी गई है। निदेशक भाषा विभाग श्री राकेश मीणा, श्री भरत शर्मा, श्रीमती मीना देवी, तो इन सबको इसकी एक प्रतिलिपि भेजी गई है जिनके नाम नीचे लिख दिए गए हैं पत्र के अंदर। तो एक तरीके का ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम तीसरे पत्र की। तीसरा होता है परिपत्र, इसे हम सर्कुलर का नाम भी देते हैं। क्या होती है ये? ऐसा पत्र जिसके माध्यम से किसी एक सूचना या निर्देश को एक साथ अनेक मंत्रालय, कार्यालय, विभाग और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भेजा जाता है, वह पत्र परिपत्र कहलाता है। यानी कि आपके पास एक सूचना है या एक निर्देश आपके पास उपलब्ध है और आप इस सूचना या निर्देश को बहुत सारे मंत्रालय या कार्यालय, विभाग या फिर अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजना चाहते हैं, तो फिर ये एक वह पत्र होगा जिसे हम परिपत्र कहेंगे, सर्कुलर का नाम देंगे। अच्छा, जब परिपत्र लिखा जाता है तो उसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ऊपर में बाईं तरफ प्रेषक का नाम, पद और पता नहीं लिखना चाहिए। इसके साथ साथ जिन्हें पत्र प्रेषित किया जा रहा है उनका पद, नाम और पता अंतिम में बाईं तरफ लिख दें तो अच्छा होगा। लास्ट में लिखा जाता है वो भी बाईं तरफ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि ज्ञापन कार्यालय ज्ञापन प्रपत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, तो जिस ऑफिस में आपको भेजना होता है वो भी
ज्ञापन प्रपत्र के अंतर्गत उनको शामिल कर लिया जाता है, तो वहाँ तो आपको भेजना ही भेजना है। बहुत सारे स्वनिर्देशित शब्द जैसे कि भवदीय, आपका विश्वास पात्र, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। परिपत्र में अन्य पुरुष की शैली का ही प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेषक का नाम और पता तथा पद और सेवा में जैसा शब्द डालकर ही पत्र प्राप्त करने वाले का पद पता और संबोधन वहीं कर दिया जाता है। ठीक है। और अंतिम है इसके अंदर जो ध्यान देने वाली बात है, कुछ ऐसे पत्र भी लिखे जाते हैं जिनमें पत्र का विषय अंकित होता है। तो यहाँ पर विषय भी अंकित किया जा सकता है जब सर्कुलर को लिखा जाता है या परिपत्र लिखे जाते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम परिपत्र लिखते हैं। इसका एक प्रारूप यहाँ पर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। परिपत्र संख्या दे रखी है यहाँ पर, समाज कल्याण विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल। दिनांक दे रखी है राइट साइड में। क्या भाषा है परिपत्र की, किसके रिगार्डिंग ये परिपत्र लिखा गया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस बात की जानकारी चाहते हैं कि प्रदेश के विद्यालयों में तथा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की कितनी बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिया गया है? वर्तमान समय में प्रदेश के शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं की संख्या क्या है? पिछले 3 वर्षों में इन आंकड़ों में वृद्धि का प्रतिशत कितना है? उपयुक्त मंत्रालय 1 महीने के भीतर सभी आंकड़े प्राप्त कराए। तो आंकड़े प्राप्त कराने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है, ये परिपत्र लिखा गया है। इसके नीचे दाईं तरफ हस्ताक्षर सचिव, समाज कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल। ठीक है। लेफ्ट साइड में जो प्रतिलिपि प्राप्त करने वाले विभाग हैं उनका वर्णन दिया गया है, जैसे कि जितने भी स्कूली शिक्षा के निदेशक हैं उनको ये पत्र भेजा गया, कॉलेज की शिक्षा के निदेशक, समस्त जिला शिक्षा के अधिकारी, समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य और महाविद्यालय में प्रतिष्ठित कुल सचिव, इन सबको इसकी एक प्रतिलिपि भेजी गई है। तो इस तरह से एक परिपत्र को लिखा जा सकता है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 4th टाइप की। 4th टाइप है इसके अंदर अनुस्मारक या स्मरण पत्र। क्या होता है ये? यदि भेजे गए पत्र का समय से उत्तर न मिले तब इसके लिए एक और पत्र भेजा जाता है जो पहले भेजे गए पत्र के स्मरण में होता है। इस पत्र का प्रारूप पहले जैसा ही होता है, लेकिन स्थिति के अनुसार थोड़ी सख्त भाषा का भी प्रयोग किया जा सकता है। अनुस्मारक पत्र के बाद यदि और भी अनुस्मारक पत्र भेजने की आवश्यकता पड़ती है तब पहले भेजे गए सभी पत्रों और उनकी संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होता है। अनुस्मारक पत्रों का आकार सामान्य होता है, जो सामान्य रूप से भेजे गए पत्रों की अपेक्षा आकार में छोटे होते हैं। आप पत्राचार कर रहे हो किसी से भी और आपने कहा उससे कि एक समय के अंदर अंदर जवाब दे दिया जाए उसके पत्र का उसे, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलता है। तो जब आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो? उसे याद दिलाने के लिए कि उसे क्या जवाब देना है, एक पत्र और भेजते हो आप जो पहले भेजे गए पत्र के स्मरण में होता है। तो हम इसको स्मरण या अनुस्मारक पत्र का नाम देते हैं। लेकिन जो ये पत्र आप भेजते हो इसमें आप स्थिति को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी सख्त भाषा का भी प्रयोग कर सकते हो। अब होता क्या है कि अनुस्मारक पत्र के बाद भी आपको और भी अनुस्मारक पत्र भेजने की अगर आवश्यकता पड़ जाती है तब आप पहले आपने जितने भी पत्र भेजे हैं उनकी संख्या का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। जितने भी अनुस्मारक पत्र होते हैं उनका आकार सामान्य रूप से भेजे गए पत्रों की अपेक्षा में छोटा होता है। ठीक है। और वही फॉर्मेट होता है और उसी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आप रिमाइंडर लेटर्स को लिखते हो। ओके। द रेस्ट ऑफ द टाइप्स of official letters we will discuss in the next lecture। तो बाकी जितने भी बचे हुए हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।